हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 टीआर जैन की बुक में से लेटेस्ट एडिशन से, वहाँ पे मैंने गुड इफेक्ट तक आपको बता दिया था। और होपफुली उम्मीद करते हैं कि आज ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हो, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। अब तक की जो डेवलपमेंट की प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज़ वहाँ जाके सपोर्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर पर भी ऐड हो सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह के लिए या लाइव क्लासेस के लिए, ठीक है। बैड इफेक्ट क्या है? बैड इफेक्ट क्या पड़ा एलपीजी का? All that glitters is not gold, there is negative side of the story as well. कुछ नेगेटिव साइड भी थी एलपीजी की। क्या थी वो हम देखेंगे। सबसे पहला, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज लार्जली बीन ड्रिवन बाय द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो, तीन सेक्टर होते हैं हमारे। प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर काम करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तो 1991 की जो पॉलिसी थी उसमें जो जीडीपी था उसे ज़्यादातर सेकेंडरी सेक्टर ने और टर्शियरी सेक्टर ने चलाया। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज सफर्ड अ सीरियस नेग्लेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट हैज स्लिप टू अ मिजरेबली लो लेवल 2-3% पर एनम। तो जहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको नेग्लेक्ट किया गया और जो उसकी ग्रोथ रेट थी वो भी कम होती गई 2 से 3% पर एनम। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुए थे। सबसे पहला, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। आफ्टर द रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन। जैसे ही रिफॉर्म्स आए 1991 वाले, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हो गया, स्पेशली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, पावर, रोड, रिसर्च, एक्सटेंशन सर्वे, ये सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन नर्चरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोल था, आपको ध्यान होगा जब हमने रिफॉर्म्स पढ़ा था तो वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन अंडर एनईपी दिस इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ड्राइड अप टू लीव एग्रीकल्चर इन स्टेट ऑफ लक। तो एनईपी की वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से वो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज। पार्शियल विड्रॉल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज लीड टू एन इंक्रीज इन इनपुट आउट कॉस्ट। गवर्नमेंट ने कुछ एरिया से सब्सिडी को वापस ले लिया, यानी अब तक जो पैसे में राहत मिल रही थी अब वो राहत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट पड़ रही थी किसानों को वो ज़्यादा हो गई। इसका एक एडवर्सली इफेक्ट हुआ कि जो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे स्मॉल फार्मर्स की और मार्जिनल फार्मर्स की वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गई। Third, the cut in import duty. In the wake of trade-related reforms, import duty on agriculture product have been reduced and quantitative restriction on the import of agriculture product have been lifted. अब ट्रेड रिलेटेड रिफॉर्म्स को देखते हुए जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर वो कम कर दी गई, और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे कि आप इतनी मात्रा में कर सकते हो, इतनी मात्रा में नहीं कर सकते, वो भी हटा दी गई। कॉन्सिक्वेंटली द इंडियन फार्मर हैज़ बीन एक्सपोज टू अनसस्टेनेबल ग्लोबल कॉम्पिटिशन। अब इंडियन फार्मर को बाहर के जो ग्लोबल कंपटीशन था उससे compete करना पड़ रहा था। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म एनईपी हैव आल्सो लीड टू अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न। अभी जो पैटर्न होता था फसल उगाने का उसमें भी चेंज पाया गया। द फार्मर्स आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टू कैश क्रॉप इन प्लेस ऑफ सब्सिस्टेंस क्रॉप। अब वो उतनी फसल नहीं उगा रहे थे जितनी उन्हें खाने के लिए चाहिए, वो उतनी फसल उगा रहे थे जिनसे वो बेचकर पैसे भी कमा सके। Commercialization is good as it promote competitiveness but is bad as it expose the subsistence farmer to uncertainty to the market. Commercialization अच्छा तो है, पैसा आएगा भाई, आपकी competitiveness प्रमोट होती है, लेकिन वो एक्सपोज भी कर देता है आपको मार्केट में अनसर्टेन। आपको नहीं मालूम मार्केट में कल को क्या हो सकता है। As a result, there has been an upward pressure on the price of the food grain. इसकी वजह से एक प्रेशर पड़ा प्राइस किस पर? फूड ग्रेन की कीमतों पर। दिस हैज़ टेंडेड टू कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इंडिया। इसकी वजह से इंडिया में क्या परेशानी आई? गरीबी की। स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट अल्टीमेटली हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। दिस इज बिकॉज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो स्लो है तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पड़ेगा। कैसे? एग्रीकल्चर सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रॉ मटेरियल के लिए, जो कि रॉ मटेरियल किसको चाहिए? इंडस्ट्रीज को चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रिंसिपल सोर्स है जहाँ पे आपको लेबर सप्लाई मिलती है, वो इन किसको? सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को। और एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको सोर्स ऑफ डिमांड मालूम पड़ती है ट्रैक्टर और थ्रेशर्स की। तो ये तीन वजह से अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर स्लो चल रहा है तो इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी पड़ रहा है। सेकेंड बैड इफेक्ट था
slow down in industrial growth. As India has moved its quantitative and qualitative barriers on import, there have been cheaper import of industrial products which have placed the demand of domestic goods. इंडिया ने जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बैरियर से इंपोर्ट के लिए वो ख़त्म कर दिए गए, जिसकी वजह से चीपर गुड्स मिल रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो डिमांड थी डोमेस्टिक गुड्स की वो ख़त्म होती जा रही थी। लोग बाहर से सामान करके ला के बेच रहे थे। The developing country have to remove their barrier to free trade. However, the developed country impose high tariff on their import to restrict the access of developing country in their market. जो developing country थी उन्होंने बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया ताकि फ्री ट्रेड चलता रहे, लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्री ऐसी थी जिन्होंने हाई टैरिफ लगा दिया गया इंपोर्ट पर ताकि लोग बाहर की कंट्री से सामान को इंपोर्ट नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, although all quota restriction on export of textile and clothing have been removed in India, USA has not removed their quota restriction on import of textile from India and China. भले ही इंडिया ने टेक्सटाइल पर और क्लॉथिंग पर जो भी कोटा था एक्सपोर्ट का वो रिमूव कर दिया, लेकिन यूएसए ने इंपोर्ट पर जो कोटा होता था वो रिस्ट्रिक्ट करा, वो उन्होंने बंद नहीं करा। अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो हमारे चर्चा रहता ही है, बेरोजगारी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की चीज़ें भी आने लगी। न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ स्टिमुलेटेड जीडीपी ग्रोथ बट एट द सेम टाइम इट हैज़ चॉक द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई नई तकनीक आएगी तो जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ तो होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नई नई अपॉर्चुनिटी पर भी फर्क पड़ेगा। इट इज़ अ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी ओइंग टू विच एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर हैज रिड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। इंडीड जॉबलेस ग्रोथ इज एन इमर्जिंग चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब तकनीक ज़्यादा आएगी तो लोग तकनीक से काम करेंगे, लेबर का इस्तेमाल कम करेंगे, जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ होती है। जॉबलेस ग्रोथ हमारी क्या होती है, जहाँ ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों के पास वहाँ पे जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो उस ग्रोथ का क्या फ़ायदा जहाँ लोगों के पास इतनी नौकरियाँ ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। फिर है आपका फोर्थ, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हमारा प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं एक तरीके से। NEP has encouraged disinvestment by the government. It is good insofar as it is used as a tool to load off the loss-making asset, but when used as a tool to manage fiscal deficit, investment highlights inefficiency of the government as a manager of the government. जब NEP encourage करती है डिसइन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऐसे एसेट्स को बेचती है जो इनको घाटा दे रही है, लेकिन वहीं पर अगर फिस्कल डेफिसिट की बात आती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट इनएफिशिएंट रहती है मैनेज करने में। It is observed that as a quick fix solution to the problem of fiscal deficit, the assets of PSU are often undervalued. अगर हमारे पास फिस्कल डेफिसिट में हम अपनी एसेट्स को बेचते हैं तो वो एसेट्स भी अंडरवैल्यूड जाती है, घाटे में जाती है। To the extent the profit from disinvestment have been used from offsetting the shortage revenue of the government rather than investment increasing the efficiency and profitability, disinvestment is definitely a questionable policy instrument of the government. जो disinvestment होता था वो एक क्वेश्चन मार्क था गवर्नमेंट के लिए कि क्या आपने सही किया है या नहीं। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अगर दिखने में दिक्कत हो रही हो तो वो नहीं हो। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज कम अंडर ए सेवर स्टेज। अब उस फिस्कल पॉलिसी में भी दिक्कत आने लगी क्या? During the reform period, the government of India has reduced tax rate to induce more people to pay tax and prevent tax evasion. रिफॉर्म के टाइम पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने टैक्स को कम कर दिया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकें और टैक्स की चोरी ना हो सके। बट दिस हैज़ नॉट यील्डेड एन एंटिसिपेटेड रिजल्ट। टैक्स नेट कंटिन्यू टू बी स्मॉल एंड टैक्स रेवेन्यू कंटिन्यू टू बी लो। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जो टैक्स रेट थी वो भी कम रही और टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी कम रहा। दिस हैज स्टेफल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर। लेकिन समाज को तो भला करना ही था, पब्लिक गवर्नमेंट को समाज का तो भला करना ही था, तो उनके लिए एक्सपेंडिचर और बढ़ गया। द रिफॉर्म पीरियड ऑल्सो मार्क अ रिडक्शन इन टैरिफ रेट एंड कस्टम ड्यूटी, कर्टेनली द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू अर्न एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम दीज सोर्सेज। उन्होंने क्या करा, टैरिफ में कम किया, टैरिफ में रिडक्शन किया, कस्टम ड्यूटीज में रिडक्शन किया। To increase foreign investment, tax incentive have been given to foreign investor, which further compounded the problem of low revenue income of the government. अब भाई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको टैक्स इंसेंटिव देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कल्टिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैज लीड टू अ कांस्टेंट ऑन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ जहाँ आप अपने रेवेन्यू को कम कर रहे थे वहीं आपके ऊपर सोशल वेलफेयर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे आपको यहाँ साइड में आपको चीज़ दे रखी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डुअलिज्म। अब ये क्या होता है? इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता है? इट रेफर टू
डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो अभी की इकोनॉमी चल रही है उसको ख़त्म करके ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेक्टर को अपनाना। वाइल द ट्रेडिशनल सेक्टर रिलाइज अपॉन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, द मॉडर्न सेक्टर ड्रिवन बाय मॉडर्न। लेकिन ट्रेडिशनल किसके ऊपर होती है? ट्रेडिशनल तकनीक के ऊपर। मॉडर्न किसके ऊपर होती है? मॉडर्न तकनीक के ऊपर। सोशल ड्यूलिज्म क्या होता है? इट रेफर टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी इनटू हैव एंजॉयिंग हाई सोशल स्टेटस एंड हैव लिविंग विद लो सोशल स्टेटस। दो तरीके की सोसाइटी है, एक अच्छी सोसाइटी जो हाई स्टैंडर्ड में जी रही है, एक लो सोसाइटी जो लो स्टैंडर्ड में जी रही है। फिर है लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी हैज एक्सीलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट इट इज लूप साइडेड, यानी कि वैसा का वैसे ही चल रहा है। It is not an inclusive growth process. It does not include all the sector of the economy. Inclusive growth में सारे sector include नहीं करे गए. Instead, it is increasingly relying on service sector of the economy. और ज़्यादा से ज़्यादा वो किस पर डिपेंड थे? Service sector of the economy. In fact, it is just an IT focused growth process which is gradually overshadowing the process of industrialization. यानी कि जो हमारी industrialization की process थी वो भी उसको clash कर रही थी, ढकी जा रही थी. It is alarming to note that owing to liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to the production of cash crop from the foreign market, causing a shortfall of domestic supply of food grain. एक ये सोचने वाली बात थी कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के होने के बाद भी जो इंडियन फार्मर थे वो अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रहे थे कैश क्रॉप फॉर द फॉरेन मार्केट, यानी कि बाहर बेचने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ फूड क्या हो रही थी? शॉर्ट हो रही थी, कम हो रही थी। वी आर often forced to import food grain despite green revolution. green revolution होने के बाद भी हम food grains को import कर रहे थे। rising price of food product towards the end of 2009, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कीमतें थी वो बढ़ती जा रही थी। urban concentration of growth process. LPG policy have resulted in the concentration of growth process in urban area. Think of any MNC, you will hardly find a trace in the rural of the country. यानी कि एलपीजी थी, वहां पर एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने अर्बन एरिया की ग्रोथ प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दिया। कभी आपने सुना है कि कोई एमएनसी रूरल एरिया में मिली हो? ये आपको नाम दे रखे हैं कुछ एमएनसीज के, टाटा, एचसीएल, सेंड, विप्रो, इन्फोसिस, ओरेकल, टेक महिंद्रा। क्यों? ऑल एमएनसी आर फोकस ओनली ऑन अर्बन एरिया। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अर्बन एरियाज में ही पाई जाती हैं, अर्बन एरियाज पर ही ध्यान देती हैं, वेयर दे फाइंड कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। दिस हैज फर्दर वाइडेंड द रूरल अर्बन गल्फ। अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया में एक तरीके से गल्फ हो गया। रूरल अर्बन गल्फ इम्प्लाइज इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक डुअलिज्म हो गया। इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता था कि एक ट्रेडिशनल था और एक मॉडर्न था। इकोनॉमिक एंड सोशल डुअलिज्म आर ऑलवेज अ बिग थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी हमारी इकोनॉमिक और सोशल डुअलिज्म होता है वो एक बिग खतरा रहता है हमारी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फिर है आपका इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। इंडिया सफर्ड नियरली 200 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया कम से कम 200 साल गुलाम रहा था ब्रिटिश सरकार का, तो 200 साल ब्रिटिश सरकार ने अपना राज चलाया। नाउ वाइल एमएनसी आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल, वी माइट सफर ए शॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनीज। अब यहाँ पर जब एमएनसी अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर रही है, हमें हो सकता है दोबारा से इकोनॉमिक कॉलोनीज देखना पड़े। इम्प्लाइंग अ सिचुएशन जहाँ पे एमएनसी एक्सप्लोर कर रही है इंडियन मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आर मार्जिनलाइज ओइंग टू देयर पुअर कंपीटिटिव स्ट्रेंथ। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो एमएनसी कंपनी के प्रोडक्ट को compete कर सके। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर्स। Spread of MNC in the country as a consuming of LPG policy has resulted in a large scale spread of मतलब कि consumers का मतलब होता है जहाँ पर कंज्यूमर का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता है। A variety of global brand in the market area has induced the masses to become spendthreat, going beyond their means. The Indian society is adapting itself to the Western culture. धीरे धीरे जो इंडियन सोसाइटी थी वो भी अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में ढलती जा रही थी। दिस में एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर बट सर्टेनली एनहेंसेस वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर और हाउस होल्ड। तो ये था आपका चैप्टर नंबर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो आपका चैप्टर है मेरे ख्याल से शायद पॉवर्टी है। एक बार मैं देख लेता हूँ, पॉवर्टी है। पॉवर्टी फिलहाल इस साल के लिए आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है।
पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोर्स का हिस्सा नहीं है। यानी कि अगले पार्ट में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है शायद आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।